हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ यहां पे प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो 100% फ्री एजुकेशन के साथ आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दे रहा है। ना ही कोई कूपन कोड अप्लाई करना है, ना ही किसी तरह की सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ये जो वीडियो आप लोग वॉच कर रहे हैं ये क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए है, जहां पे मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 5 कवर कर रहा हूं। और चैप्टर नंबर 5 आप जो सीरीज वॉच कर रहे हैं ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इससे पहले पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कंप्लीट तरीके से एनसीईआरटी की थ्योरी बहुत अच्छे से समझ ली होगी, जहां पे मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्री शेप्स को थ्योरी लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है। उसके बाद आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लगाना मत भूलिएगा। और अब आप जो वॉच कर रहे हैं ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वही सेम टॉपिक एंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, चैप्टर नंबर 5। तो चलिए किस प्रकार के सवाल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस वीडियो में मैं अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस को कवर अप करूंगा। डन। और सब डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से फ्रेम हो सकते हैं वो आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। तो हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स के बहुत प्यारे सवाल हैं जो इस चैप्टर से आपको आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो हाफ मार्क्स का कुछ इस वैरायटी का क्वेश्चन सिंपल सा आ सकता है। अ लाइन सेगमेंट इज अ ऑफ अ लाइन। अब आप बात को समझो, लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट को मैं लाइन से कंपेयर कर रहा हूं। आप इस चीज को समझिएगा। एक लाइन क्या होती है? जब मैं लाइन कहता हूं तो किसी भी प्लेन के ऊपर जब मैं किसी पर्टिकुलर चीज को, मतलब मैं कहूं ऐसे मैं पॉइंट को पकड़ के स्ट्रेच कर दूं दोनों डायरेक्शन में और उसका कोई एंड ना हो, तो इस केस में जब दोनों एंड पे एरोहेड बना होता है इसको लाइन कहते हैं। और लाइन का पार्ट या मैं बोलूं पोर्शन इज अ लाइन सेगमेंट। अगर मैं कहूं कि पॉइंट ए से लेके बी तक ऑन लाइन एल, इन दो पॉइंट के बीच के पार्ट को मैं कह सकता हूं कि ये जो है ये एक सेगमेंट है, एक मेजर्ड पार्ट है। क्लियर? तो यहां पे मैं कहूंगा कि अ लाइन सेगमेंट इज अ मेजर्ड पोर्शन ऑफ अ लाइन, इज अ मेजर्ड पार्ट। तो यहां पे जो वर्ड आना चाहिए मेरे हिसाब से वो एक प्रॉपर वर्ड जो बनता हुआ आ रहा है वो है मेजर्ड पार्ट ऑफ अ लाइन। एक लाइन का मेजर्ड पार्ट, इसी को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो मेरे हिसाब से यहां पे जो शब्द आना चाहिए वो मेजर्ड पार्ट आना चाहिए। सिंपल अगर आप पोर्शन ऑफ अ लाइन लिख दें तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन या मेजर्ड पोर्शन ऑफ अ लाइन। क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दे सकते हैं। डन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ fill in the blank can be used to compare two line segments। अगर मेरे सामने कोई दो लाइन सेगमेंट्स हैं, एक लाइन सेगमेंट है AB और दूसरी लाइन सेगमेंट है CD, और मुझसे बोला है इन दोनों को कंपेयर करो, तो आपको इस चैप्टर में ज्योमेट्री बॉक्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैंने नॉलेज दी है। आप, इसलिए मैं कहता हूं एक बार थ्योरी लेक्चर को अटेंड करिए। आपको ये चीज बताई गई है कि ज्योमेट्री बॉक्स में अवेलेबल जितने टूल्स हैं उन सब के अपने एक नाम होते हैं। डन। उसमें एक टूल है डिवाइडर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं डिवाइडर कैन बी यूज्ड, अ डिवाइडर कैन बी यूज्ड टू कंपेयर टू लाइन सेगमेंट्स। वो जो ज्योमेट्री बॉक्स में डिवाइडर रहता है जिसके दो आर्म्स होते हैं और दोनों आर्म्स पे फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, दो साइड पे दोनों पिन होती हैं दोनों आर्म्स पे, उसको डिवाइडर बोला जाता है। तो अ डिवाइडर कैन बी यूज्ड टू कंपेयर टू लाइन सेगमेंट्स। इन दो लाइन सेगमेंट्स को अगर मुझे कंपेयर करना है तो मैं डिवाइडर पिक करूंगा। डिवाइडर को से पहले मैं ए बी को मेजर करूंगा। डन। और फिर मैं इसके फिक्स पॉइंट सी पे रखूंगा और मैं देखूंगा कि ये जो लाइन है ये इसका एक पार्ट है। तो दैट मीन्स मैं कहूंगा सी डी इज ग्रेटर देन
द लाइन सेगमेंट सी डी इज ग्रेटर देन द लाइन सेगमेंट ए बी। कंपैरिजन करना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो ये हम यूज कर सकते हैं डिवाइडर का यहाँ पे यूज करके, उस टूल का यूज करके। मान लीजिए एक इसी बराबर में एक लाइन और यहाँ पे दी है और मुझे देखना है कि ए बी बड़ी है या सी डी बड़ी है, तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि डिवाइडर एक बेस्ट ऑप्शन है। जल्दी से मैं चीज़ों को कंपेयर करके बता सकता हूँ। डिवाइडर लूंगा, ए बी को मेजर करूंगा, सी के फिक्स पॉइंट पे रखूंगा, मैं देखूंगा ए बी लंबी आ रही है, डी उससे थोड़ा छोटा आएगा या बड़ा आएगा, जैसा भी आ रहा है, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं यूजिंग डिवाइडर। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल। अब राइट एंगल का मतलब है, एंगल का मतलब है जब कोई पॉइंट से, प्लेन के ऊपर जब कोई पॉइंट से दो रेज प्रोड्यूस हो जाएं और इन दो रेज के बीच में बनने वाला एंगल अगर हम मेजर करें तो वो अगर 90 डिग्री का आ रहा है, ये दो आर्म्स के बीच में बनने वाला ये जो स्पेस है ये अगर 90 डिग्री मुझे दिख रहा है, ये एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में है रे इस लाइन के इस फिक्स पॉइंट पे वर्टेक्स पे, तो इस केस में ये 90 डिग्री अगर है तो हम कहते हैं राइट एंगल। और यही हमसे पूछा है, हमसे यही पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल, तो मैं कहूंगा द मेजरमेंट ऑफ अ 90, the measurement of a right angle, the measurement of a right angle is 90 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ पे ये क्योंकि क्वेश्चन जो था 1 मार्क्स में तुम्हें दिख सकता है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्योंकि वर्ड्स में सवाल पूछा है आपको वर्ड स्टेटमेंट में आंसर देना है और ड्राइंग भी बना के आनी है। क्लियर है? तो यहां पर आपने ये 90 डिग्री दिखा दिया, इसी को राइट एंगल कहते हैं। क्लियर? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ अ कंप्लीट एंगल। अब देखिए राइट एंगल कब कहते हैं, कंप्लीट एंगल कब कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कब कहते हैं, एक्यूट एंगल कब कहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में इस टॉपिक में बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। क्लियर? तो यहां पे हम कहेंगे द मेजरमेंट ऑफ अ कंप्लीट एंगल। डन। अब यहां पे बात की गई है कंप्लीट एंगल की। कंप्लीट एंगल कब कहते हैं? देखिए एक होता है राइट एंगल, ठीक है, एक होता है आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब है यहां पर जब एंगल पूरा घूम के, यहां पे अगर मैं कहूं ये वर्टेक्स है और ये रे है, इससे निकलने वाली जो रे है अगर वो 90 डिग्री से छोटी है तो यहां पे हम कहेंगे ये एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, अगर ये रे स्टैंडिंग पोजीशन में है और बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इस केस में हम कहेंगे ये राइट एंगल है। और अगर यहां पर ये लाइन स्ट्रेट हो जाती है, डन, तो हम कहेंगे ये स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, मतलब 180 डिग्री का एंगल जब बनता है, और जब ये एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्स एंगल बन गया। और यही एंगल जब घूम के वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, तो क्योंकि यहां पे एक पूरा रोटेशन 360 डिग्री का हुआ है, तो इस केस में हम कहते हैं ये एक कंप्लीट एंगल है। क्लियर? तो कंप्लीट एंगल किसको कहते हैं, स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं? तो 360 डिग्री, द मेजरमेंट ऑफ अ कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? तो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब जब ये रे है, इसके फिक्स्ड पॉइंट से जब कोई दूसरी रे उठना चालू करती है और वो 90 डिग्री से छोटी है, इस केस में ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल है। ये अगर इससे छोटे है तो छोटे में हम कहते हैं ये एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा। और अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाए बट 180 डिग्री से छोटा हो, तो इस केस में क्योंकि एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो हम कहते हैं ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इस केस में मैं कहूंगा द मेजरमेंट
of obtuse angle is greater than 90 degree, greater than 90 degree and smaller than 180 degree and smaller than 180 degree. 180 डिग्री से छोटा एंगल, 90 डिग्री से बड़ा एंगल, इस तरह का जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं कि ये आपका 90 डिग्री का, मतलब 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, ग्रेटर है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डैश इज द डिवाइस, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, इज द डिवाइस वी यूज टू मेजर एन एंगल। किसी भी एंगल को प्लेन के ऊपर मेजर करने के लिए ज्योमेट्री बॉक्स में एक बहुत प्यारा टूल आपके पास अवेलेबल है जो कि दिखने में सेमी सर्कुलर होता है और इस टूल को हम कहते हैं प्रोटेक्टर। यहां पे इसको कहते हैं बेस लाइन, ये आपकी बेस लाइन है, ठीक है। यहां पे ये जो पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ओरिजिन है, मतलब मैं इसको कह दूं ये ओरिजिन है, ये बेस लाइन है एंड यहां पे आप देखेंगे स्केल बनता है। स्केल बनता है अगर 0 डिग्री से यहां से चालू हुआ है तो ये यहां पे 180 डिग्री पे एंड होगा, और अगर यहां से आप कैलकुलेट करते हो तो 0 डिग्री से चालू होता है और 180 डिग्री पे क्लोज होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्केल नोटिस करते हैं कि यहाँ पे छोटी छोटी बारीक मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। डन। ये जो बारीक मार्किंग है ये आपके एंगल्स आपको यहाँ पे बताती है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 10 यूनिट्स की आपको यहाँ पे गैप्स पे स्केल देखने को मिलता है। तो आप एंगल मेजर करते हैं यूजिंग द टूल प्रोटेक्टर। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि प्रोटेक्टर, ये जो टूल है ये यूज होता है टू मेजर दी एंगल्स। डन। इसको आप डी भी कह सकते हैं, डी शेप रहता है, लेकिन हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में डी वर्ड बोलते नहीं है, ठीक है, हम इसको प्रोटेक्टर ही बोलते हैं। तो क्योंकि ये डी शेप का है तो कई जगह पे डी बोला जाता है, इसको सिंपल डी, डी लेटर जैसा दिखता है, या आप इसको हाफ सेमी सर्कुलर स्केल बोल सकते हैं, जिसके लिए एक पर्टिकुलर नाम ज्योमेट्री बॉक्स में दिया है, वो नाम है आपका प्रोटेक्टर। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइंस। कोई दो लाइंस है, ये रही एक लाइन, हम कहते हैं लाइन L है, ठीक है, और ये इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरी लाइन के साथ, ठीक है, जिस लाइन का नाम है मैं कह रहा हूं M। तो यहीं पे ये चीज पूछ रहा है द एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर। मैं कहता हूं कि M इज परपेंडिकुलर टू L। मान लीजिए मैं कह रहा हूं L इज परपेंडिकुलर, ये पैरेलल लगा दिया मैंने, L इज परपेंडिकुलर टू M। तो यहां पे ये पूछ रहा है अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और वो दोनों लाइन एक दूसरे को अगर परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल मेजरमेंट क्या होगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहां पे टोटल 4 एंगल बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं। क्लियर? ये 4 एंगल्स सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर फॉर्मेशन 90 डिग्री बोलेगा। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। क्लियर है? तो 90 90 90 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं सेंटर पे। तो यहां पर हम कहते हैं कि जो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर वो दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं तो जो एंगल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं वो 90 डिग्री के होंगे। बाकायदा आप ड्राइंग के साथ चीजों को बना के दिखा के आइएगा, ठीक है। तो गिवन क्या है? गिवन है L इज परपेंडिकुलर टू M, therefore the angle between two perpendiculars, the angle between two perpendiculars intersecting lines is 90 डिग्री।
ठीक है, सिंपल मैंने जवाब दे दिया, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। द एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइंस इज 90 डिग्री। जो एंगल बनता है दो लाइंस के बीच में वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। आपको गिवन था एल इज परपेंडिकुलर टू एम। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो अंदर बन रहे एंगल हैं उनका मेजरमेंट क्या है। बात को समझिएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो आपको ये क्वेश्चन अगर देखने को मिला तो 2 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। यहां पे आपको गिवन क्या है, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो मैं कहूंगा कि ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कोई एक ट्राइंगल है जो कि इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, और उसका नामकरण हमने किया तो हम यहां बोल रहे हैं ए बी सी, ये जो ट्राइंगल है ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब आप एक डेफिनेशन लिखिए कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल मींस, या इन इक्विलैटरल ट्राइंगल all three sides are equal in measurement, ये मेजरमेंट में इक्वल होती हैं। दैट इज आई डॉट ई, दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। क्लियर है? तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और क्योंकि तीनों इंटीरियर एंगल्स ऑल्सो 3 interior angles are equal, that is angle A is equals to angle B is equals to angle C। तो अगर तीनों एंगल्स भी इक्वल हैं तो यहां पे समझना हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब ट्राइंगल फॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री का होता है। तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्योंकि तीनों एंगल इक्वल थे तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लेट एंगल ए इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री। अगर मैं बोल दूं ये x डिग्री के हैं तो देयरफॉर x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और x प्लस x का मतलब है 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 3 और यहां पे x की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने फाइनली ट्राइंगल ए बी सी के तीनों एंगल्स का मेजरमेंट बता दिया कि तीनों एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो बराबर होता है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 8 था, आप लोगों ने कर लिया सॉल्व प्रॉपर तरीके से। मुझे लगता है अगर ये सवाल आया तो 2 से 3 मार्क्स में आना चाहिए, और 1 मार्क्स में आया तो सिंगल स्टेटमेंट में आंसर लिख कर आ जाना। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक मैच द कॉलम टाइप का वैरायटी आपके सामने है। अब देखो आपको यहां कॉलम ए में कुछ फिगर्स के नाम लिखे हैं। क्यूब किसको बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिड क्या होता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होता है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्या होता है। तो यहाँ पे बात आपको समझनी पड़ेगी और फिर उस पे बेस्ड आपको यहाँ से मैच द फॉलोइंग करनी है। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले ड्राइंग बना लेते हैं। क्यूब एक 3D व्यू है, ठीक है। क्यूब उस फिगर को बोलते हैं जिसमें सारे एजेस इक्वल मेजरमेंट के होते हैं, सारे एजेस इक्वल मेजरमेंट के होते हैं, मतलब हर एक फेस जो है वो स्क्वायर होता है। क्यूब। स्क्वायर पिरामिड की जब मैं बात करूंगा तो स्क्वायर पिरामिड का मतलब बेस में एक स्क्वायर लगा होता है और बगल में सारे के सारे ट्रायंगल्स होते हैं जो कि इस प्रकार से एक ऊपर कॉमन वर्टेक्स पे जाके मीट करते हैं, इसलिए वर्ड पिरामिड में क्या होता है, साइड से ट्रायंगल्स ऊपर जाते हैं और वो एक कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं। ठीक है।
ट्रायंगुलर प्रिज्म की अगर मैं बात करूं तो प्रिज्म मतलब बेस, मतलब अपोजिट फेसेस इक्वल होते हैं, मतलब दिखने में शेप सिमिलर होता है। ट्रायंगुलर प्रिज्म बोला है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म के केस में मैं यहां पर बोलूंगा कि इस तरह का शेप कुछ आपको देखने को मिलेगा, दोनों तरफ ट्रायंगल्स दिखेंगे, ठीक है, तो ये प्रिज्म है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोला है तो रेक्टेंगल मतलब दोनों बेसिस में रेक्टेंगल देखने को मिलेगा, ठीक है, तो रेक्टेंगल देखने को मिलेगा। चलिए, ये मैंने रेक्टेंगल ऊपर भी बना दिया, ये मैंने रेक्टेंगल नीचे भी बना दिया, और यहाँ पे मैं इसको मीट करवाऊंगा। चलिए, यहाँ पर ये इस तरीके से, मतलब एक क्यूबॉइड शेप आप बोल सकते हैं, ठीक है, क्यूबॉइड शेप आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपका बैक में जाके मीट करेगी, ठीक है, और फ्रंट यहाँ पे आएगा और ये ऐसे मीट करेगा। ये जो है आपका, ये एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, ठीक है, बेस जो है वो रेक्टेंगुलर होती है। अब अगर आप फिगर्स को ध्यान से देखें तो ये जो फिगर है ये क्यूब है, ये जो फिगर है ये आपका स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है, तो ये स्क्वायर पिरामिड है, और ये जो फेस है ये आपका प्रिज्म है। और ये कौन सा प्रिज्म है, तो आप इधर देखिएगा, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो यहां पे लिख देते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। और इस केस में हम देखें तो ये एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म हमें दिया था, तो ये आ जाएगा हमारा एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अब आ जाते हैं कि हमें मैच द फॉलोइंग में क्या करना है। तो देखिए, 8 एजेस, 8 वर्टाइजेस, हैज रेक्टेंगुलर बेस, 5 फेसेस। तो देखो, कुल मिला के हमें ये पता होना चाहिए कि इन फिगर्स में कितनी एजेस हैं, कितने वर्टाइजेस हैं, कितने फेसेस हैं। तो अगर मैं क्यूब की बात करूं तो यहाँ पे पहला फिगर हम लिख लेते हैं क्यूब। इसके अंदर फेस कितने हैं, इसके अंदर वर्टाइजेस कितनी हैं, और इसके अंदर एजेस कितनी हैं। अगर ये हम लिखें तो क्यूब के अंदर आप देखिएगा वर्टाइजेस हमसे कहिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वर्टाइजेस हैं। फेस कितने हैं, तो टोटल 6 फेस हैं। और एजेस कितनी हैं, तो 1 2 3 4, नीचे 4 ऊपर 4, 8, फिर स्टैंडिंग पोजीशन में 9 10 11 12, तो यहां पे टोटल 12 एजेस हैं। क्लियर। अगर मैं बात करूं स्क्वायर पिरामिड की तो एसपी लिख देता हूं यहां पे। स्क्वायर पिरामिड के अंदर कितने फेसेस हैं, तो नीचे 1, फिर ऊपर जो ट्राइंगल्स गए हैं तो वो 4 ट्राइंगल गए, 1 2, पीछे से 3 और इधर से साइड से 4, तो टोटल 4 फेसेस, 4 ऊपर नीचे 1, 5 फेसेस। तो एक स्क्वायर पिरामिड में टोटल 5 फेसेस होती हैं। कितने वर्टाइजेस होते हैं, तो नीचे 4 ऊपर 1, 5 वर्टाइजेस होते हैं। कितनी एज होती हैं, तो देखिए नीचे 4 ऊपर की तरफ 5 6 7 8, टोटल 8 एजेस होती हैं। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करूं, पी आर लिख देता हूं यहां पे, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने फेस हैं, तो 1 2 3 4, नीचे 5, टोटल 5 फेस है। क्लियर। तो 1 2 3 4 5, और कितनी वर्टाइजेस हैं, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वर्टाइजेस हैं। कितनी एज है, तो 1 2 3 4, ठीक है, तो नीचे 4 वर्टाइजेस, फिर उसके बाद 5 6 7 8 और 9, तो 9 एजेस होती हैं। क्लियर। इसके बाद रेक्टेंगुलर प्रिज्म की अगर मैं बात करूं तो यहां पे रेक्टेंगुलर पी आर डॉट लिख देता हूं, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 फेसेस होंगी। कितनी वर्टाइजेस होंगी, तो 1 2 3 4, ऊपर 4 नीचे 4, 8, टोटल 8 वर्टाइजेस होंगी। कितनी एजेस हैं, तो 1 2 3 4, नीचे 4 एजेस, ऊपर 4 एजेस, 8, और स्टैंडिंग पोजीशन में 8, टोटल यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 और 4 8, और 9 10 11 12, टोटल 12 जो हैं ये एजेस होती हैं। तो क्यूब और रेक्टेंगुलर प्रिज्म एक ही टाइप का दिख रहा है। चलिए, अब यहां से हम जवाब देते हैं। तो 8 एजेस कहां पर हैं, 8 एजेस जो हैं वो
आपकी है एसपी, एसपी का मतलब है स्क्वायर पिरामिड में, तो मैं कहूंगा बी ऑप्शन की जो मैचिंग है वो यहां पे हम फर्स्ट के साथ कर सकते हैं। फिर 8 वर्टाइजेस अगर मैं देखूं तो 8 वर्टाइजेस कहां पर हैं, 8 वर्टाइजेस जो हैं वो क्यूब में भी हैं और रेक्टेंगुलर प्रिज्म में भी हैं। तो यहां पे क्यूब के लिए हम 8 वर्टाइजेस लिख देते हैं, ए ऑप्शन सेकंड के साथ जाता हुआ मुझे दिख रहा है, तो ए ऑप्शन सेकंड के साथ यहां पे मार्क कर देते हैं। डन। चलिए फिर यहां पे सी ऑप्शन ट्रायंगुलर प्रिज्म, और यहां पे जो ऑप्शन बचा है वो है हैज अ रेक्टेंगुलर बेस, तो रेक्टेंगुलर बेस किसका होगा, क्योंकि हमें वर्ड रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोला है तो बेस जो है वो रेक्टेंगुलर होगा। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रेक्टेंगुलर प्रिज्म रेक्टेंगुलर बेस, यहां पे डी ऑप्शन थर्ड पॉइंट के साथ जाता हुआ दिख रहा है, तो डी ऑप्शन मैचिंग विद थर्ड पॉइंट। क्लियर है। एंड रेक्टेंगुलर प्रिज्म तो हो गया हमारा। फिर है 5 फेसेस, तो 5 फेसेस आप देखिएगा, 5 फेसेस यहाँ पे एसपी में भी और ट्रायंगुलर प्रिज्म में भी है। बच्चे हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए मैं 5 फेसेस बोल सकता हूं। फोर्थ ऑप्शन हमें दिख रहा है किसके साथ जाता हुआ, वो दिख रहा है हमें डी सी ऑप्शन के साथ, तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन के साथ। क्लियर है, हमने मैच द फॉलोइंग कर दिया प्रॉपर तरीके से। मैंने आपको फिगर्स समझाए, फिगर्स के साथ आपको यहाँ पर बताया किसमें कितनी फेसेस, वर्टाइसेस और एजेस होती हैं। ये हमने एक चार्ट बनाया, बेस्ड ऑन दिस चार्ट मैंने आपको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग कौन सा ऑप्शन किस ऑप्शन के साथ बेस्ट दिख रहा है वो मैंने यहाँ पे आंसर दिया। तो जवाब ये है, ये मैंने आपको एक प्रॉपर तरीके से पूरा एक्सप्लेन किया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, आपको देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये रहा, स्टेट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग। ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। अ क्लॉक हैज द शेप ऑफ अ सर्कल, एक क्लॉक को हम बोल सकते हैं कि इसका सर्कुलर शेप होता है, तो यस हम इसको यहां पे ट्रू स्टेटमेंट बोल देते हैं। देखिए डायल की बात नहीं हो रही है, अगर आपने कई घड़ियां ऐसी देखी हो, वॉल वॉचेस भी देखी हो जो कि इस टाइप की होती हैं, ठीक है, आजकल अलग अलग शेप की आ रही हैं, लेकिन क्लॉक अंदर की जो मार्किंग होती है वो सर्कुलर ही हम इमेजिन करते हैं, ठीक है, तो वो सर्कुलर रहती हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कई घड़ियां जो इस तरह से आती हैं उसमें यहाँ पे सिर्फ 12 लिखा रहता है, यहाँ पे सिर्फ 3 लिखा रहता है, यहाँ पे सिर्फ 6 लिखा रहेगा, यहाँ पे सामने 9 लिखा होगा। तो देखा जाए तो अंदर भी एक पर्टिकुलर सर्कल बन रहा है। क्लियर। तो हम ये बोल सकते हैं कि अ क्लॉक हैज अ शेप ऑफ अ सर्कल, ट्रू स्टेटमेंट। टू ट्राइंगल्स विथ सेम साइड, दो ऐसे ट्राइंगल जिनकी सेम साइड्स हैं, क्या बोल रहे हैं, टू ट्राइंगल्स विथ सेम साइड एंड सेम एंगल्स, दो ऐसे ट्राइंगल हैं जिसमें सेम साइड है, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। दो डिफरेंट ट्राइंगल हैं जिनकी साइड सिमिलर है, जिनके इंटीरियर एंगल्स भी सिमिलर हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। डन। तो इस तरह के दोनों ट्राइंगल्स जो हैं क्या वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, तो वर्ड कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कॉपी। कॉपी, कॉपी का मतलब अगर इस ट्राइंगल को यहां से उठाऊं और इसके ऊपर रखूं तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर तरीके से बैठ जाए, इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो एक ट्राइंगल जब दूसरे ट्राइंगल के ऊपर प्रॉपर तरीके से कॉपी हो जाए, उसकी साइड उसके एंगल सब एक दूसरे से मैच कर जाए, तो हम कहते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है। तो यहां पर टू ट्राइंगल्स विथ सेम साइड सेम एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ट्रू स्टेटमेंट है। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के पेरीमीटर के बारे में बात हो रही है। पेरीमीटर वर्ड जो है ये दो शब्दों से मिलके बना है, पेरी एंड मीटर, मतलब आउटर बाउंड्री की लेंथ। पेरी का मतलब आउटर फेंसिंग की बात हो रही है, आउटर बाउंड्री की बात हो रही है, स्ट्रेट लाइंस की बात हो रही है। मीटर का मतलब है लेंथ, ठीक है। तो एक ट्राइंगल के पेरीमीटर को देखें, अगर क्या लिखा है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। ट्राइंगल के अंदर डायगोनल तो होता ही नहीं, तो ये शब्द गलत दिया है। मैं कहूंगा ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट है। ट्राइंगल के अंदर डायगोनल होता ही नहीं है।
ठीक है। और ट्राइंगल का पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स, जितनी साइड्स हैं उनका सम कर दीजिए, पेरीमीटर वर्ड का मतलब ही यही है। क्लियर। लास्ट स्टेटमेंट, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, तो आपको यहां पे पता है कि स्क्वायर एक ऐसा फिगर जिसमें चारों साइड्स इक्वल मेजरमेंट की होती हैं, ठीक है। तो द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, अगर मैं एंगल्स पे आता हूं तो स्क्वायर में इंटरनल एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री के होते हैं, तो ये स्क्वायर होता है। रेक्टेंगल स्क्वायर इंटरनल एंगल्स सिमिलर होते हैं 90 डिग्री। रेक्टेंगल और स्क्वायर में एक ही अंतर है, स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। क्लियर। तो ये कह रहा है द सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ अ स्क्वायर। अब देखो 4 एंगल हैं स्क्वायर में, 4 एंगल हैं, चारों 90 डिग्री के हैं, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 जब आप करोगे तो ये आंसर आपका आएगा 360 डिग्री। करके देख लो, 4 इंटू 9 इज 36, तो 360 डिग्री। लेकिन यहां पे दिया है 270 डिग्री, जो कि गलत स्टेटमेंट है, मैं कहूंगा फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर है। मैं सब हटा देता हूं यहां पे जो भी मैंने आपको समझाने के लिए यूज किए, ठीक है। अब आप ट्रू एंड फॉल्स एज इट इज यहां पे कॉपी कर लीजिए। क्लियर है। दो शुरू के स्टेटमेंट ट्रू हैं, बाद के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। 10 क्वेश्चन हम लोग यहां पे कर चुके हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11th देखिएगा, एक्सप्लेन हाउ टू कंपेयर 2 और मोर लाइन सेगमेंट्स थ्रू ट्रेसिंग मेथड। अब देखो यहां पे ट्रेसिंग मेथड को समझाना है कि ट्रेसिंग मेथड होता क्या है। तो ट्रेसिंग मेथड इज द बेस्ट मेथड, जो इनिशियल मेथड आपको आपकी बुक में सिखाया गया है। जब भी कोई दो लाइंस को आपस में ट्रेस करना है, ठीक है, तो जैसे एक लाइन आपको दी है ए बी, डन, और एक लाइन आपको दी है पी क्यू मान लीजिए, ठीक है, और आपको ये चेक करना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, कंपेयर करना है, कंपेरिजन करना है। एक्सप्लेन हाउ टू कंपेयर 2 और मोर लाइन सेगमेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा लाइन सेगमेंट्स को अगर मुझे कंपेयर करना है थ्रू ट्रेसिंग मेथड, तो ट्रेसिंग मेथड क्या कहता है, तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ट्रेसिंग मेथड कहता है कि ट्रेसिंग मतलब ट्रेस करना। कैसे ट्रेस करोगे, टेक अ बटर पेपर, टेक अ बटर पेपर, बटर पेपर मतलब ट्रांसलूसेंट पेपर होता है, बटर पेपर, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट पेपर। अब ये एक्चुअल में क्या होता है, हल्का से इससे आर पार दिखता है, ठीक है। प्लेस द पेपर, सेकंड स्टेटमेंट कहता है प्लेस द पेपर, प्लेस द पेपर on line segment, on line segment AB, on line segment AB, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आप जैसे पेपर को ए बी के ऊपर रखेंगे, तो क्योंकि वो ट्रांसलूसेंट पेपर है तो उसकी इमेज उस पेपर के ऊपर दिख रही होगी, आप उस लाइन को ट्रेस कर लो। मार्क द points A and B on paper and using ruler, या रूलर का मत यूज करो, यहां पे सिंपल बोलेंगे and copy the image of AB की इमेज को कॉपी कर लो पेपर के ऊपर, क्योंकि आपने पेपर जो है वो ए बी के ऊपर रखा है, इमेज बन रही होगी, एक ट्रांसलूसेंट पेपर है तो एक इमेज दिख रही होगी, उसको आप कॉपी कर लो, ए और बी पॉइंट मार्क कर दो। नाउ पिक द पेपर, पेपर को उठाओ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में वो कह रहा है नाउ पिक द पेपर, नाउ पिक द पेपर एंड प्लेस इट ऑन another line segment, on another line segment which is to be compare, जिसको कंपेयर करना है, ठीक है।
उस लाइन के ऊपर रखो। मुझे पी क्यू को कंपेयर करना है, तो ए बी से जो मैंने ट्रेसिंग की थी उस पेपर को पिक किया, पी क्यू के ऊपर रखा, और अब मैं देखूंगा कि ए बी छोटी है या बड़ी है, पी क्यू की इमेज भी आ रही होगी उसी लाइन के ऊपर। ठीक है, तो नाउ पिक द पेपर एंड प्लेस इट ऑन अनदर लाइन सेगमेंट विच इज टू बी कंपेयर। ठीक है, और यहां पे लास्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं, ठीक है, कंपेयर द इमेज ऑफ पी क्यू एंड AB line which is greater in length, which one is greater or smaller in length। बस ये है आपका एक ट्रेसिंग मेथड। तो ट्रेसिंग क्योंकि बड़ा मेथड होता है, मेहनत लगती है, इसलिए आपको ज्योमेट्री बॉक्स में डिवाइडर के बारे में समझाया जाता है कि आप इजी करने के लिए डिवाइडर लीजिए, 2 पिन को यहां रखिए। ठीक है, अब ये आपका डिवाइडर फिक्स हो गया, इसके फिक्स पॉइंट P पे रखिए और यहाँ पे एक हल्की सी आर्क मार्क कर दीजिए। आप जैसे ही आर्क मार्क करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके इनिशियल पॉइंट और इसके इनिशियल पॉइंट से ये जो पॉइंट B का ट्रेस हुआ है, ये लाइन छोटी है एंड PQ बड़ी है। क्लियर? तो डिवाइडर का भी मेथड आपको मैंने साथ में बता दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का एक पूरा स्टेप्स लिखने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, डिस्क्राइब अ पैरेललोग्राम इन डिटेल। आप पैरेललोग्राम को डिटेल में डिस्क्राइब करिए। देखिए, पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर होता है, ठीक है, जो कि दिखने में बहुत हद तक रेक्टेंगल जैसा होता है। ठीक है, मैं बोलता हूं कि PQRS ये एक पैरेललोग्राम है। अब इसको मुझे एक्सप्लेन करना है डिटेल में, मतलब मुझे इसकी प्रॉपर्टीज बतानी है। तो यहां पे मैं कहूंगा लेट PQRS is a parallelogram। अब पैरेललोग्राम की मैं प्रॉपर्टीज लिखूंगा, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट, आर इक्वल इन मेजरमेंट, that is PQ is equals to SR and SP is equals to RQ। डन, ये मेरी पहली प्रॉपर्टी हो गई पैरेललोग्राम की। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स, में ऐसा बोल सकता हूं कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, opposite angles are equal in measurement, that is I dot E, angle P is equals to angle R and angle S is equals to angle Q। क्लियर है? तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये रहा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल जो है ये इस एंगल के इक्वल है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। देन उसके बाद हम ऐसा बोल सकते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसमें जब आप डायगोनल्स ड्रॉ करोगे, तो मान लीजिए मैं ब्लू पेन का अगर यहाँ पे यूज कर लूँ, तो एक डायगोनल है आपका PR, ठीक है, यहाँ पे हम पेन चूज कर लेते हैं। एक ट्राइंगल है हमारा PR, 2 मिनट होल्ड करिए। तो एक डायगोनल है PR और एक डायगोनल है SQ। तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। डन। तो सेंटर पॉइंट जो O है, यहाँ पे डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। और आप क्या बोल सकते हैं, तो इसमें आप बोल दिया आपने अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यस, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे 4th पॉइंट में आएगा अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर।
और यहाँ पे आप ड्राइंग बनाएंगे, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल में है, ये वाली साइड डबल एरो इस साइड के पैरेलल में है। क्लियर? तो SP दैट इज, यहाँ पे लिख भी दीजिए, दैट इज SP इज पैरेलल टू RQ एंड SR इज पैरेलल टू, SR किसके पैरेलल में? तो SR जो पैरेलल है वो PQ के पैरेलल में है। क्लियर? तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 12 में एक पैरेललोग्राम को डिटेल में जाके एक्सप्लेन कर दिया, प्रॉपर्टीज लिख दी हैं। क्लियर? चलिए, रेक्टेंगल क्यों अंतर है? तो रेक्टेंगल हम तभी बोलेंगे जब इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है रेक्टेंगल में भी, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लेकिन हाँ, रेक्टेंगल में हम कहेंगे ऑल द इंटीरियर 4 एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, बस ये एक प्रॉपर्टी में अंतर होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। रोम्बस क्या होता है? तो रोम्बस को समझाना है। अगेन, रोम्बस भी कुछ कुछ पैरेललोग्राम जैसा ही दिखता है। मैक्सिमम प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की रोम्बस में लगती हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में अभी आपने पीछे ध्यान से देखा, अगर मैं इसको हटा दूं और ये सब लिख दूं यहाँ पे, तो रोम्बस के केस में सिर्फ ड्राइंग हम चेंज कर देते हैं। आप देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, ये रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस का भी नाम मैं यहाँ पे PQRS लिख देता हूं और प्रॉपर्टीज रीड करनी चालू करता हूं। देखिएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहां पे ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल 4 sides are equal in measurement, that is PQ is equals to QR, QR is equals to RS and RS is equals to SP। क्लियर है? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। पहली चीज, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यस, ये प्रॉपर्टी यहां पे लगेगी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल R, एंगल S इज इक्वल्स टू एंगल Q। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यस, रोम्बस के अंदर भी हम कहेंगे डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ये भी स्टेटमेंट यहां पर सही जा रहा है। क्लियर? चलिए, दैट इज SP इज पैरेलल टू RQ एंड SR इज पैरेलल टू PQ। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, बस ये एक पॉइंट डिफरेंट होता है पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में, जब रोम्बस और पैरेललोग्राम को कंपेयर किया जाता है। डन। स्क्वायर और रोम्बस में क्या अंतर है? तो स्क्वायर में ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स, ईच एंगल्स इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। रोम्बस में 90 डिग्री के एंगल नहीं बनते हैं, ठीक है, लेकिन रोम्बस को भी हम स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चारों इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो इक्वली होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो सिर्फ इस पॉइंट के कारण हम एक स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं। डन। चलिए, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रोम्बस एंड अ पैरेललोग्राम। रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है? तो अभी मैंने बताया पीछे, भाई ड्राइंग जो बना के आइएगा, ये रोम्बस है, ठीक है, और ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में सिर्फ और रोम्बस में अगर मैं बोलूं कि ABCD इज अ रोम्बस एंड PQRS इज अ पैरेललोग्राम, तो आप यहां पे ध्यान से देखिएगा, द डिफरेंस, या मैं सबसे पहला स्टेटमेंट अगर लिखूं तो मैं ऐसा बोलता हूं कि लेट ABCD इज अ रोम्बस and PQRS is a पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है अगर मैं ऐसा बोलूं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो द डिफरेंस बिटवीन एक ही पॉइंट का डिफरेंस है, वो आप लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन रोम्बस
and parallelogram is, क्या डिफरेंस है? तो आप यहां पे लिखेंगे इन rhombus all four sides are equal is that AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA, whereas या यहां पे अगर मैं लिख दूं ब्रैकेट में all four sides are equal, all four sides are equal in rhombus, whereas only opposite sides are equal, only opposite sides are equal in parallelogram, यही अंतर है। क्लियर? और यहां पे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में दैट इज PQ इज इक्वल्स टू SR एंड SP इज इक्वल्स टू RQ। चारों साइड इक्वल नहीं होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। मार्क भी कर दीजिए, ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। इस केस में तीनों साइड से आपस में, चारों साइड से आपस में इक्वल है। क्लियर? बस ये अंतर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 पे हम कहेंगे पॉलीगन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पॉलीगन? तो वर्ड पॉलीगन यहां लिख लेता हूं मैं सॉल्यूशन और पॉलीगन की डेफिनेशन। पॉलीगन, ठीक है? तो the word polygon is made up of two words। बहुत डिटेल में जाके मैं लिख रहा हूं, made up of two words, poly and gun। डन? पॉलीगन के वर्ड में हम देख रहे हैं पॉली एंड गन, दो वर्ड्स है। पॉली मीन्स मैनी, ठीक है? तो पॉली वर्ड का मतलब है बहुत सारे, ठीक है? पॉली मीन्स मैनी एंड गन्स मीन्स लाइन सेगमेंट्स, मेजर्ड पार्ट, ठीक है? Therefore minimum 3 line segments joined together to form a closed figure known as triangle, जो कि ट्राइंगल होता है। तो the word polygon is made up of two words, poly and guns। poly means many and guns means line segments। form, इसके आगे एक आप कुछ दो वर्ड्स और लिख सकते थे। form a closed figure, formed a closed curve, ठीक है? closed curve लिखिए, closed curve। तो यहां पे पॉलीगन बनाता है। Therefore minimum 3 line segments joined together to form a closed curve known as, जो कि आपस में ज्वाइन होती है, मिनिमम 3 लाइन, ठीक है? मैक्सिमम फिर कितनी भी हो सकती है। क्लोज्ड कर्व बनाना है लाइन सेगमेंट्स का यूज करके। क्लियर है? फिर अगर डिपेंड करता है, ये जो आपसे पूछा है पॉलीगन, ये 1 मार्क्स में पूछा है तो इतना सफिशिएंट है। 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछा है तो पूरी फैमिली लिख कर आना पॉलीगन की। मिनिमम 3 लाइंस आपस में जुड़ती हैं तो ट्राइंगल बनता है। मिनिमम 4 लाइंस आपस में जुड़ती हैं तो क्वाड्रिलेटरल बनता है। मिनिमम 5 लाइंस आपस में जुड़ती हैं तो पेंटागन बनता है। तो आपको 10 लाइन तक तो पढ़ाया गया है, तो आप वहां तक पूरा लिख सकते हैं। क्लियर है ये चीज? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि आप सारे क्यूब के फीचर्स लिखिए, मतलब
प्रॉपर्टी लिखिए, क्यूब किसको कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं, डिस्क्राइब ऑल द फीचर्स ऑफ क्यूब। तो सबसे पहले क्यूब का ड्राइंग बनाइए, देखिएगा कैसे करना है। यहां पे हम एक क्यूब बना रहे हैं। क्यूब बेसिकली एक 3D व्यू है, ठीक है। तो ये हमने क्यूब बनाया। क्यूब में टोटल 6 नंबर ऑफ फेसेस होती हैं और सारे के सारे जो एजेस हैं वो सिमिलर मेजरमेंट की होती हैं। तो यहाँ पे ही कह रहा था डिस्क्राइब ऑल द फीचर्स ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फीचर्स जो हमें बताने हैं, देखिएगा। अ क्यूब हैज 6 फेसेस, टोटल 6 फेस होती हैं, ठीक है। फिर 4 और 4 8, टोटल 8 वर्टाइजेस होती हैं एंड 12 एजेस। अगेन नेक्स्ट पॉइंट, a cube has all its edges of same measurement। उन सब एजेस का जो एज होते हैं, उन सब वो सारी एजेस जो हैं क्यूब में, अगर मैं यहाँ पे नामकरण करूँ तो A B C D, फिर E F G H, ये जो है ये क्यूब है। इसमें जो एजेस हैं A B B C C D D A, ठीक है, फिर B G C H H E E F, जितनी भी एजेस हैं, तो टोटल कितनी एजेस हैं? 12 एजेस हैं। तो अ क्यूब हैज ऑल इट्स एजेस ऑफ सेम मेजरमेंट, दैट इज 12 एजेस आर सेम इन मेजरमेंट। क्लियर है? तो यही बस एक क्यूब है, हम इतना सिंपल यहाँ पर दे सकते हैं, काफ़ी है। डिस्क्राइब ऑल द फीचर्स ऑफ अ क्यूब। तो क्यूब में 6th क्लास में सिर्फ इतने ही फीचर्स अभी आपको जानने सफिशिएंट हैं। अभी आपको हायर क्लासेस में, जैसे आप 7th 8th 9th 10th में जाते हैं, तो यहाँ पर आप 8th क्लास में देखेंगे क्यूब का आपको एरिया निकालना सिखाएंगे, वॉल्यूम निकालना सिखाएंगे, आपको यहाँ पर मैं कहूँ लैटरल सरफेस एरिया बताएंगे क्या होता है। तो वो एक हायर वर्जन है। अभी सिर्फ फीचर बताने थे, तो फीचर में ये 2 पॉइंट सफिशिएंट है एक क्यूब को समझाने के लिए। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। What part of a revolution have you turned through if you stand facing east? देखिएगा यहाँ पे ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आप जब 10th क्लास में जाएंगे तो एक एग्जाम होता है NTSC, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसकी तैयारी मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे से कराई जा रही है। आप इस तैयारी को करिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। वहाँ पे एक टॉपिक है, ऐसे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए 6th क्लास के क्वेश्चंस आपको 10th क्लास के उस एग्जाम में पूछेंगे। तो 10th क्लास में आपका बोर्ड तो हो गई, अदर देन दैट एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है। स्टेट लेवल पे होगा, फिर उसके बाद वो नेशनल लेवल पे होगा, ठीक है। तो 2 उसमें राउंड्स होते हैं, तो वहाँ पे ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्शंस पता होने चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन है तो इसका अपोजिट यहाँ पे साउथ है। ये ईस्ट डायरेक्शन है तो इसका अपोजिट यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन है। ये कह रहा है कि अगर आपका फेस ईस्ट की तरफ है, आपका फेस कहाँ है? आपका फेस ईस्ट की तरफ है और आप टर्न ले रहे हो क्लॉकवाइज, तो आप टर्न ले रहे हो क्लॉकवाइज और अब आपका फेस नॉर्थ की तरफ है। क्लियर? तो ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। तो ये बोल रहा है व्हाट पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न्ड थ्रू, आपने कितना रेवोल्यूशन किया। तो देखिए यहां से यहां तक का रेवोल्यूशन 90 डिग्री, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का रेवोल्यूशन 90 डिग्री और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का रेवोल्यूशन अगेन 90 डिग्री। तो आप देखेंगे आपने कितना रेवोल्यूशन किया, तो आपने किया है 270 डिग्री का रेवोल्यूशन, ठीक है। 270 डिग्री हमारा जवाब होगा। समझ आया मैंने क्या बोला? कि फेस ईस्ट की तरफ है,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमते तो सिर्फ 90 डिग्री घूमना होता, आप पूरा क्लॉकवाइज घूमे हैं और आपको फेस करना है नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ फेस करने के लिए मैं जब क्लॉकवाइज घूमूंगा तो यहां पे मैं देख रहा हूं रेवोल्यूशन का कितना पार्ट, तो यहां पे टोटल 270 डिग्री 270 डिग्री मैंने रेवोल्यूशन किया, डिग्रीज में मैंने बताया है, ठीक है। अभी ये कह रहा है अगर आपका फेस साउथ की तरफ है, अगेन क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, इसी में एडिटिंग कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, यहां पे कह रहा है अब आपका जो फेस है वो साउथ की तरफ है, ठीक है, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, और आपने क्लॉकवाइज टर्न लिया अगेन, अब आपका फेस ईस्ट की तरफ है। तो अगेन देखिएगा, फेस साउथ की तरफ था, क्लॉकवाइज टर्न लिया तो 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री का आपने रेवोल्यूशन किया। क्लियर है? यहां से आप 90 डिग्री घूमेंगे तो वेस्ट में फेसिंग आएगी, फिर 90 डिग्री घूमेंगे नॉर्थ में फेसिंग आएगी, फिर 90 डिग्री घूमेंगे ईस्ट में फेसिंग आएगी। तो यहां पे भी अगेन आपने 270 डिग्री का रेवोल्यूशन किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमे, ठीक है। तो प्रॉपर मैं आपको एरोज के साथ चीजें समझा रहा हूं यहां पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपसे कह रहा है आप वेस्ट डायरेक्शन में है, आप कौन से डायरेक्शन में, आपकी फेसिंग जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, और आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न किया ईस्ट में फेसिंग करने के लिए। तो आपने कितना टर्न किया, तो देखिए 90 डिग्री आपका फेसिंग वेस्ट की तरफ था, आपने टर्न लिया नॉर्थ की तरफ 90 डिग्री, फिर नॉर्थ से ईस्ट की तरफ फेसिंग करने के लिए आपने अगेन 90 डिग्री का टर्न लिया। तो दैट मीन्स आपने 2 रेवोल्यूशन घूमे हैं, मतलब 2 पार्ट्स घूमे हैं, दैट मीन्स आपने सेमी सर्कल घुमा 180 डिग्री। तो मैं कहूंगा कितना डिग्री, 180 डिग्री। क्लियर है? तो आपको ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पे इस चैप्टर में आपकी एनसीईआरटी बुक में कराए गए हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन वहीं से मैंने पिक किया, वैरायटी में आपको करवा रहा हूँ, क्या वैरायटी आपके स्कूल टेस्ट स्कूल एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है। चलिए मूव करिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न्ड थ्रू एन अवर हैंड क्लॉक by the hour hand of a clock when it goes from 3 to 6। ये कह रहा है आपके पास एक क्लॉक है, आप हमेशा उसको सर्कुलर एज्यूम करिए। अब क्लॉक में आपको पता है कि 9 3 कहाँ होते हैं, तो 9 3 यहाँ पे 12 और यहाँ पे 6, ठीक है। अब कोई अवर हैंड है और वो अवर हैंड अभी फेसिंग कर रही है 3 की तरफ, ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। अब इस क्लॉक को 3 से 6 जाना है, तो इस अवर हैंड को अगर 3 to 6 जाना है तो ये 3 पे थी 6 पे आ गई, कितना रेवोल्यूशन किया, कितने 90 डिग्री के एंगल्स घूमे हैं, तो एक ही राइट एंगल यहां पर इसने घूमा, 90 डिग्री एक ही बार हुआ। तो यही क्वेश्चन था, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स। तो मैं कहूंगा ओनली वन राइट एंगल टर्न, only one right angle turn is needed by the hour hand of a clock when it goes from 3 to 6। 3 to 6 जाने में कितने 90 डिग्री, कितने राइट एंगल्स बने, तो ओनली वन राइट एंगल बना। क्लियर है? तो यहां पर ओनली वन राइट एंगल टर्न, ये आपका जवाब है। चलिए एक वैरायटी ये आपने की। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अगेन क्लॉक रिलेटेड है, नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न्ड बाय द अवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। अगेन सिमिलर ही क्वेश्चन है बट एमसीक्यू वैरायटी दे दी। तो कितने राइट एंगल्स थे, अभी आपने पीछे देखा 3 to 6 जाने में एक राइट एंगल था। वैरायटी है, एमसीक्यू वैरायटी में भी आ सकता है। तो यहाँ पे कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि 1 2 3 4 क्या दिया है। तो भाई एक पूरे रेवोल्यूशन को इन्होंने 4 राइट एंगल्स में बांटा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 4 राइट एंगल्स है, तो यहाँ पे इस बेस पे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो 3 to 6 जाना था, 3 to 6 जाने में इस तरफ क्लॉक घूमती है, निडल इस तरफ जाएगी, तो यहाँ पे ओनली 190 डिग्री आपका जवाब होगा, ओनली एक राइट एंगल, ठीक है, इसलिए 1 पे टिक किया। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा आपके सामने।
A quadrilateral having a pair of unequal opposite sides, एक ऐसा quadrilateral जिसमें अपोजिट साइड्स अनइक्वल है, हैविंग अ पेयर ऑफ अनइक्वल अपोजिट साइड्स। तो देखिए आपने क्वाड्रिलैटरल फैमिली में अगर ध्यान से ध्यान दिया हो, क्वाड्रिलैटरल 4 साइड्स का फिगर, तो सबसे बेसिक फिगर आपको पढ़ाया गया था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल वो फिगर है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें बोला है अनइक्वल, तो रेक्टेंगल तो हमारा जवाब नहीं है पहली चीज। दूसरा फिगर आपको पढ़ाया गया था स्क्वायर, स्क्वायर में भी चारों साइड्स इक्वल है, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसमें बोला है अनइक्वल, स्क्वायर भी हमारा जवाब नहीं है। फिर आपको बताया गया था कि रेक्टेंगल से बनता है पैरेललोग्राम, मतलब अगेन अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यहां पे बोला है अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल, पैरेललोग्राम भी हमारा जवाब नहीं है। एक फिगर है जो आप 7th 8th में पढ़ेंगे, 6th में मैंने आपसे डिस्कस किया है, वो फिगर है ट्रपीजियम। ट्रपीजियम एक ऐसा फिगर है जहां पे अपोजिट साइड्स अनइक्वल होती हैं, बट एक पेयर जो है वो पैरेलल साइड्स का होता है, होता तो अनइक्वल है लेकिन साइड्स पैरेलल होती हैं। यहां पे बोला है मेजरमेंट, अ क्वाड्रिलैटरल हैविंग अ पेयर ऑफ अनइक्वल अपोजिट साइड्स। तो यहां पे ये जो साइड है ये A है तो ये B होगी, और ये वाली साइड भी जरूरी नहीं है कि इसके इक्वल हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर होगी तो फिर वो आइसोसेलेस ट्रपीजियम कहलाता है। यहाँ पे सिर्फ वर्ड ट्रपीजियम बोला था, तो मैं जो बेस्ट ऑप्शन है वो ट्रपीजियम मार्क करूंगा। ट्रपीजियम में एक पेयर ऑफ साइड इक्वल हो सकती है, बट उस केस में ऐसे ट्रपीजियम को आइसोसेलेस ट्रपीजियम बोला जाता है। 7th और 8th क्लास में आपको पढ़ाएंगे। अभी सिंपल ट्रपीजियम आप समझिए, इस क्वेश्चन का जवाब है ट्रपीजियम। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो अनइक्वल है। तो इस प्रकार से आपने चैप्टर नंबर 5 जो कि था अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, यहां खत्म। क्लियर है? मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बेस्ट क्वालिटी कंटेंट सारी बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको डिलीवर करवाते हैं। यहां पे आप मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम के थ्रू, या हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे आप प्रॉपर तरीके से सारे अरेंज मैनर में आप सारे लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं। तो एक अरेंज मैनर में सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, कंप्लीट एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस, उसी के साथ में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपको स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, आपको यहाँ पे एमसीक्यू वैरायटी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सब कुछ अवेलेबल है। magnetbrains.com, आपको सिर्फ वेबसाइट फॉलो करनी है। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं चैप्टर 6 में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।